हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 6 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किसे FICCI यानी फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्त किया गया है उदय शंकर को। ये है आपका उदय शंकर जी की तस्वीर, जिन्हें आपका संगीता रेड्डी के स्थान पर फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर बात करें आपका फिक्की की स्थापना होती है 1927 में गांधी जी के सलाह पर। इसके संस्थापक होते हैं GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। एक्चुअली में क्या होता है कि 1927 में गांधी जी आपका GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास को एक सलाह देते हैं कि आपका भारतीय बिजनेसमैन यानी व्यापारियों का भी एक क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, ताकि वो आपका बिजनेस से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनको वहाँ पर रख सकें, वहाँ पर बातें कर सकें और आपका नए नए इनोवेशन कर सकें। तो होता क्या है, इस बात को आपका GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और 1927 में गांधी जी के सलाह पर ही आपका क्या होता है, फिक्की की स्थापना होती है। अगर फिक्की के फुल फॉर्म को देखें तो आपका फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। क्या है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो है आपका न्यू दिल्ली में। वर्तमान में फिक्की में लगभग 2,50,000 आपका मेंबर यानी कंपनियां रजिस्टर्ड है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर है 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अब डॉक्टर BR अंबेडकर जी के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं ये महापरिनिर्वाण क्या है। एक्चुअली में दोस्तों, डॉक्टर BR अंबेडकर की पुण्यतिथि को ही आपका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, ये आपका सवाल हो सकता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक होते हैं उनका नाम होता है आपका गौतम बुद्ध, ठीक है ना, जिसे हम आपका महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो गौतम बुद्ध जी थे, इनकी जब मृत्यु हुई तो आपका बौद्ध धर्म में उसी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या उसको महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। होता क्या है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी की जो मृत्यु होती है वो आपका 6 दिसंबर 1956 को होती है। कब होती है, 6 दिसंबर 1956 को। इसीलिए आपका इनके पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर, आपका महात्मा बुद्ध का डॉक्टर BR अंबेडकर से क्या रिलेशन है कि आप कह रहे हैं कि उनके जन्मदिन को भी महापरिनिर्वाण दिवस और डॉक्टर BR अंबेडकर जी के जन्मदिन को भी महापरिनिर्वाण दिवस रिलेशन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, होता क्या है, 14 अक्टूबर 1956 को आपका डॉक्टर BR अंबेडकर धम्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर BR अंबेडकर बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपका मृत्यु से पहले वो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वजह से 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये उनका 64वां महापरिनिर्वाण दिवस था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों डॉक्टर BR अंबेडकर जी के बारे में। उनके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो जन्म होता है वो 14 अप्रैल 1891 को होता है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कब होता है, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश का एक स्थान होता है जिसका नाम होता है मऊ, यहीं पर आपका इनका जन्म होता है महार जाति में। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, बचपन इनका बहुत ही संघर्षशील बीतता है। शायद हम आपका जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतने संघर्षों के बाद भी कोई आदमी इतना आपका जो है ऊंचा उड़ सकता है या इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, होता क्या है, कहानी में आपको समझाने के लिए बता दूं। जब बचपन में ये स्कूल जाते थे, छोटे छोटे थे उस टाइम पे, बचपन में यानी कहने का मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जब ये स्कूल जाते थे तो इनके टीचर आपका इनको अंदर नहीं आने देते थे, ठीक है ना, यानी और बच्चों के लिए आपका यानी कहने का मतलब और बच्चे अंदर पढ़ सकते थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपका अंदर नहीं जा पाते थे क्योंकि ये आपका एक सो कॉल्ड निम्न वर्ग में आपका जो है इनका जन्म होता है, तो इस वजह से इनको आपका क्या नहीं होने दिया, अंदर नहीं आने दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन होगी। लेकिन दोस्तों इनकी पढ़ाई के प्रति इतनी ज़्यादा आपका जो है लगन था कि ये खिड़की से देखकर बाहर से पढ़ा करते थे, ठीक है ना, और आपका क्वेश्चन वगैरह सीखा करते थे जो भी टीचर अंदर पढ़ाता था। कभी कभी होता क्या था कि जहाँ पर स्कूल में बचपन में हम लोग क्या करते थे कि चप्पलें आपका लगाया करते थे बाहर पर, वहीं पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बैठाया जाता था। लेकिन दोस्तों इनकी पढ़ाई के प्रति इतनी ज़्यादा लगन थी कि ये वहीं पर बैठकर आपका जो है सीखते थे, पढ़ते थे, लिखते थे और आपका दोस्तों अपनी पढ़ाई को इस तरीके से बचपन में इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। फिर ये मुंबई विश्वविद्यालय से पढ़े, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी पढ़े और आपका दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही आपका जो है इनकी आपका कुछ साल पहले इनके स्टैचू का, मूर्ति का अनावरण किया गया और उसी मूर्ति के नीचे आपका लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस बच्चे को कभी स्कूल में नहीं आने दिया जाता था, आज आपका वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए यानी अमेरिका में इतने बड़े यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आपका जो है एक स्टैचू है जिसके नीचे लिखा है आपका सिंबल ऑफ नॉलेज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चा इस संघर्षों के बाद भी हारता नहीं है और आपका इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है कि आज उसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज आपका मानती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। होता क्या है दोस्तों, ये आपका जो कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका है वहाँ से पढ़ते हैं, फिर लंदन विश्वविद्यालय यूके लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इनके आपका जो है पीएचडी है इकोनॉमिक्स में। और ध्यान रखिएगा आपका पहले भारतीय थे जिन्होंने आपका विदेश से यानी लंदन विश्वविद्यालय यूके लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या किया था, आपका पीएचडी किया था इकोनॉमी में, ठीक है ना। फिर बर्लिन विश्वविद्यालय से भी ये आपका शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर इनके एजुकेशन डिग्रियों की बात करें तो लगभग इन्होंने 32 डिग्रियां आपका अर्जित की थी, बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी। इमेजिन कर सकते हैं कि एमएससी भी करते हैं, एमए भी करते हैं, बीए भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, फिर एलएलडी करते हैं, फिर आपका जो है लॉ की डिग्री लेते हैं, डिग्री की उपाधि भी नहीं प्राप्त की। तो दोस्तों आपका इतनी ज़्यादा आपका जो है क्या करते हैं, ये एजुकेशन लेते हैं। और दोस्तों जब आपका इनकी मृत्यु हुई थी तो जिस आपका भवन में या जिस आपका पुस्तकालय में ये पढ़ा करते थे अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर लगभग आपका 5000 बुक्स मिले थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने जीवन में इन्होंने कितनी आपका जो है मेहनत की होगी, कितना अध्ययन होगा। दोस्तों इन्होंने कुछ संगठन भी स्थापित किए जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, अनुसूचित जाति फेडरेशन, भारतीय बौद्ध महासभा। और दोस्तों आपका इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1937 में, सॉरी माफ करेगा 1937 में। कब लिखी थी आपका 1937 में। इसको शुरुआत में पब्लिश भी नहीं करने दिया गया था। उस किताब का नाम था जाति का विनाश यानी एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक इन्होंने किताब लिखी थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान इन्होंने 1940 में लिखी थी। और दोस्तों इन्होंने आपका जो है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में यानी कहने का मतलब
मतलब पाकिस्तान पर विचार इन्होंने जब किताब लिखी तो इन्होंने आपका 1940 में ही आपका क्या कर दिया था, ये डिसाइड कर दिया था कि पाकिस्तान आपका जो है बनकर ही रहेगा, क्योंकि इन्हें पहले ही आभास हो गया था कि जिस तरीके से कम्युनल अवार्ड खेला जा रहा है तो पाकिस्तान का निर्माण होना आपका जो है ज़रूरी। तो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि इन्होंने आपका 7 साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी कि आपका पाकिस्तान बनेगा, ठीक है ना। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, ये भी आपका इन्होंने किताब लिखी थी, यानी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या क्या हुई। सुद्राज भी इनकी आपका जो है बहुत आपका जो है फेमस किताब है। और आपका जो है इन्होंने एक और किताब लिखी थी गांधी एंड गांधीज़म, ठीक है ना। गांधी से ये बिल्कुल भी आपका जो है मुखाबित नहीं रहते थे, बल्कि आपका जो है ये महात्मा गांधी को महात्मा भी नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो इनका एक आपका जो है पर्सनल रीडर्स ऑफ हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म की पहेलियाँ भी इनकी एक किताब है। तो इन सारी किताबों को दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो इन्होंने 2 पैक्ट किए उसमें आपका जो है एक पैक्ट को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पूना पैक्ट। दोस्तों ये होता है 1932 में। ध्यान रखिएगा 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड होता है, कौन होते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये दलितों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा कर देते हैं। होता क्या है दोस्तों, आपका 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है ना। कब होते हैं, 1930, 1931 और 19 आपका जो है 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और ध्यान रखिएगा ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों का क्या किया था, आपका प्रतिनिधित्व किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, 1931 में महात्मा गांधी जी भी आपका क्या करते हैं, इस अधिवेशन में यानी द्वितीय गोलमेज अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिभाग करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा पृथक निर्वाचन को लेकर आपका गांधी जी सहमत नहीं होते हैं। पृथक निर्वाचन का मतलब यह है दोस्तों कि दलितों का अपना निर्वाचन होगा, वहां पर उनके जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो उन्हीं के द्वारा क्या किए जाएंगे, चुने जाएंगे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इससे आपका जो है जो हिंदू धर्म है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उनकी अपनी एक विचारधारा होती है, डॉक्टर अम्बेडकर की अपनी एक विचारधारा होती है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपका 1932 में पृथक निर्वाचन को यानी दलितों को पृथक निर्वाचन यानी आपका कहने का मतलब स्पेशल इलेक्टोरल दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से आपका गांधी जी धरने पर बैठ जाते हैं, किसके खिलाफ, दलितों को जो आपका क्या दिया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था। पुणे की यरवदा जेल में ये आपका इसके खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। गांधी जी की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बाद में फिर पूना पैक्ट जो गांधी जी और किसके बीच में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में होता है 1932 में, जिसे आपका किस नाम से जाना जाता है, पूना पैक्ट, क्योंकि यरवदा जेल में ही हुआ था और यरवदा जेल आपका पुणे में है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि आपका अम्बेडकर जी उस जो एग्रीमेंट था पूना पैक्ट में जो दलितों को पृथक निर्वाचन था उसको क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। और फाइनली आपका जो है इस बात पर सहमति बनती है कि जो पृथक निर्वाचन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और आपका जो SC और ST है, कहने का मतलब उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जनरल सीट पर ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रावधान बनता है। बस अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में बहुत डिफरेंस था। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपका जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्यों था, कैसे था, तो उसको हम लोग कभी समझेंगे। लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था पृथक निर्वाचन को लेकर। और आपका दोस्तों वो गांधी जी और किसके बीच में हुआ, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। कहाँ हुआ, आपका पुणे की यरवदा जेल में हुआ। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों होता क्या है, इसके बाद आपका एक और इन्होंने समझौता किया था जिसे हम लोग हिंदू कोड बिल कहते हैं। एक्चुअली में ये था कि हिंदू कोड बिल में इन्होंने वीमेंस को भी राइट देने की बात कही थी। यानी कहने का मतलब आपका जो हिंदू धर्म है उसमें आपका महिलाओं को इक्वलिटी मिलना चाहिए, ठीक है ना। यानी जैसे संपत्ति का अधिकार है या किसी भी तरीके का अधिकार है, महिलाओं को बराबर मिलना चाहिए। तो जब इन्हें लगा कि शायद हिंदू कोड बिल आपका पारित नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये हिंदू कोड बिल को लेकर बाद में आपका इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 समझौते ध्यान रखिए बहुत अच्छे तरीके से। ये
2-3 पत्रिकाएं निकालते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो मूकनायक और एक बहिष्कृत भारत और जनता, ठीक है ना। और ये एक दल की स्थापना करते हैं जिसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1936 में ये स्थापना करते हैं। इनकी माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। इनका जो विवाह होता है पहले आपका रमाबाई से होता है 1906 में, और उसके बाद 1948 में सविता अम्बेडकर के साथ होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। होता क्या है, अब आते हैं हम लोग संविधान पे। संविधान का इन्हें निर्माता क्यों कहा जाता है दोस्तों? मैंने कुछ दिन पहले भी आपको इनके बारे में बताया था। एक्चुअली में के.वी. राव संविधान सभा के एक सदस्य होते हैं। ये आपका जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें आपका स्किल्ड पायलट कहते हैं। अब स्किल्ड पायलट किस आधार में कहते हैं, देखिए दोस्तों होता क्या है, जब 24 जनवरी 1950 को संविधान आपका सभा की अंतिम बैठक होती है, इस डेट को भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1956 को जब संविधान सभा की क्या हो रही होती है, अंतिम बैठक होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दिन आपका सभी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को थैंक यू बोल रहे होते हैं। जब आपका राजेंद्र प्रसाद आपका उनकी बारी आती है, वो उठते हैं बोलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर मैंने अपने जीवन में कोई बेहतर काम किया या संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर कोई बेहतर काम किया तो वो किया मैंने 29 अगस्त 1947 को। क्या हुआ 29 अगस्त 1947 को? 29 अगस्त 1947 को आपका प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 60 मेंबर होते हैं, 7, ठीक है ना। कितने होते हैं? 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, जिसके अध्यक्ष आपका चुने जाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और वो कहते हैं कि 29 अगस्त 1947 को मैंने आपका सबसे बड़ा काम किया संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए। जिस तरीके से एक आपका जो है नाविक नाव को स्किल्ड पायलट की तरह क्या करता है, उसके अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, उसी तरीके से संविधान निर्माण में आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक स्किल्ड पायलट की भूमिका निभाई। दोस्तों बहुत बार स्टेट PCS में पूछा गया है कि आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को स्किल्ड पायलट किसने कहा था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आपका जननी और जनक किसने कहा था? के.वी. राव ने। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो संविधान निर्माण में आपका इनकी बहुत भूमिका रही हुई थी, जो संविधान आज भी और कल भी हमारे देश के निर्माण का, हमारे देश के प्रोग्रेस का आधार है और आधार रहेगा। उस संविधान का निर्माण आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आपका अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 ग्रह 800 साल बाद वर्ष 2020 में, ठीक है ना, डबल प्लेनेट की शानदार घटना का निर्माण करेंगे? वो करेंगे दोस्तों शुक्र और बृहस्पति। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी ये जो घटना हो रही है वो आपका 800 साल बाद हो रही है, यानी इससे पहले आपका जो है ये जो घटना हुई होगी वो 800 साल पहले हुई होगी। अब क्या है ये घटना, इसको भी दोस्तों अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है जिसने कहा कि जुपिटर सैटर्न टू अपीयर एज डबल प्लैनेट इन रियर आपका जो है कैलेस्टियल इवेंट ऑफ दिसंबर 21, यानी दिसंबर 21 को ये जो 2 प्लैनेट हैं वो आपका एकदम समानांतर, एकदम एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है ना। हमें ऐसा आभास होगा कि ये दोनों ग्रह क्या हैं, एक है, एकदम आमने सामने होंगे। और जब हम लोग इसको अर्थ से देखेंगे 21 दिसंबर को, तो ये इस प्रकार से दिखाएंगे कि हमें लगेगा कि ये दोनों ग्रह साथ हैं, यानी एक ही है, इस तरीके से हमें महसूस होगा। अब वो आपका कैसे दिखेगा, क्यों दिखेगा, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है आपका सोलर सिस्टम, ठीक है ना। सोलर सिस्टम में आपका जो है सारे ग्रह क्या करते हैं, इस सूर्य का यानी सन का आपका जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें सबसे नज़दीक की तो वो होता है आपका मरकरी, जिसे हम लोग बुध बोलते हैं। और जबकि सबसे दूर ग्रह होता है आपका नेपच्यून, जिसे
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, इन 4 ग्रहों को जो हमें ये दिख रहे हैं, इन्हें आपका इंटरनल प्लेनेट कहा जाता है, यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये बाद के जो 4 हैं, इन्हें आपका आउटर क्या कहा जाता है, प्लानेट कहा जाता है। यानी कहने का मतलब इनका जो घनत्व तो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इनका आपका बहुत कम होता है। ये बहुत भारी होते हैं और ये आपका जो है उतने भारी नहीं होते इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका जो है अभी 2 ग्रहों की जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जुपिटर और सैटर्न की, ठीक है ना, यानी आपका बृहस्पति और आपका किसका, शनि की। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ग्रह हैं वो आपका जो है समय समय पर अपना चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इनका अलग अलग समय है। जैसे यहाँ पर मरकरी है, बुध है, तो इसका इतना ही रोटेशन होगा, तो ये कम समय में लगाएगा। फिर ये इससे थोड़ा ज़्यादा समय में लगाएगा। अर्थ 365 दिन में लगाता है, सिर्फ 65 डेज में, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार क्या होगा कि आपका 800 साल बाद ये जो जुपिटर और सैटर्न है, ये बिल्कुल एक दूसरे के आपका क्या होंगे, समानांतर होंगे, यानी आपका ये एक दूसरे के सीध में होंगे, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो दृश्य दिखना शुरू होगा वो आपका 16 दिसंबर से शुरू होगा और वो 25 दिसंबर तक दिखेगा। लेकिन जो सबसे क्लियर दिखेगा ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आपका कब दिखेगा, 21 दिसंबर को, ठीक है ना। आप अब सवाल पूछ सकते हैं कि सर क्या हम भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। 21 दिसंबर को आप, यानी जो पश्चिम दिशा होती है, अब आप पूछेंगे सर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, जहां आपका सूर्य क्या होता है, डूबता दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। कहने का मतलब आपका जहां सूर्य डूबता है शाम के समय, वहीं आपका चंद्रमा के ऊपर दाहिनी ओर, यानी कहने का मतलब आपका ये अर्थ है, इसी का आपका क्या है, उपग्रह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका सैटेलाइट, यानी उसे क्या कहा जाता है, चंद्रमा, ठीक है ना। तो चंद्रमा के ठीक दाहिने ओर, दाहिने मतलब आपका राइट साइड, इधर साइड को, ठीक है ना। तो आपका यहीं पर ये जो दोनों ग्रह होंगे वो आपका हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इस घटना को आपका क्या कहा जा रहा है, कॉन्जुगेट प्लैनेट, क्या कहा जा रहा है, कॉन्जुगेट प्लैनेट। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा कि कॉन्जुगेट प्लैनेट क्या है। जब आपका सैटर्न और जुपिटर एक दूसरे के बिल्कुल क्या थे, आपका जो है सामने थे, एक दूसरे के पास थे, तो वो डबल प्लैनेट की जगह, यानी कहने का मतलब आपका ऐसा आभास होगा कि ये दोनों एक ही प्लैनेट हैं। तो आपका इस घटना को कॉन्जुगेट या डबल प्लैनेट के नाम से जाना जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा एक साथ नहीं रहते, अलग अलग समय में। क्योंकि दोस्तों ये बृहस्पति जो जुपिटर है वो लगभग 11.9 आपका ईयर में इसको कंप्लीट करता है, यानी सूर्य के चक्कर लगाता है। जबकि सैटर्न थोड़ा इससे दूर है, तो ये लगभग आपका 29.5 ईयर्स में क्या करता है, अपनी जो दूरी है वो आपका क्या करता है, तय करता है, यानी आपका सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उस दिन इस तरीके से ये आमने सामने होंगे, तो हमें ऐसा आभास होगा कि ये एक ही है, यानी कहने का मतलब जो प्लैनेट है वो एक ही है। लेकिन दोस्तों ये एक नहीं होंगे, इनकी दूरी बहुत ज़्यादा आपका जो है दूरी है। लेकिन दोस्तों उस दिन ये आपका जो है पृथ्वी से हमें ऐसा आभास होगा कि ये आपका जो है एकदम सीध में है, ठीक है ना। जबकि आपका ये क्या है, बहुत ज़्यादा इनमें डिस्टेंस होगी, लेकिन हमें पृथ्वी से आपका पास दिखाई देंगे, डबल प्लैनेट के रूप में, कॉन्जुगेट प्लैनेट के रूप में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये 21 आपका जो है दिसंबर को होगा। अगर बात करें बृहस्पति की, सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। इसका एक उपग्रह होता है जिसका नाम है आपका गैनीमेड। क्या है आपका, गैनीमेड। इसको आपका एक फैक्ट के रूप में ध्यान रख लीजिएगा, ये गैनीमेड आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और आपका बृहस्पति का क्या है, सैटेलाइट है, यानी प्लैनेट है, ठीक है ना। और शनि को नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को
टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर नामित किया गया। फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। हाल ही में 15 वर्षीय किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक को टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका गीतांजलि राव। ये है आपका गीतांजलि राव की तस्वीर और आप देख सकते हैं टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज में इनकी तस्वीर को छापा है और इन्हें किड ऑफ द ईयर से नामित किया गया। भैया ऐसा क्या काम किया कि एक 15 वर्षीय बच्ची को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर से नामित किया? होता क्या है दोस्तों, इनके काम बहुत ही ग्रेट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो एक आपका ऐप बनाते हैं जिससे आपका किंडले ऐप कहा जाता है। कौन सा ऐप? किंडले ऐप। ये जो किंडले ऐप है वो एक्चुअली में आपका जो साइबर अपराध होता है, साइबर बुलिंग होता है, उसको रोकने के लिए इन्होंने बनाया था। यानी कहने का मतलब साइबर बुलिंग का मतलब ये होता है कि जो इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पर बच्चों को आपका क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उनके विरुद्ध जो आपका इंटरनेट के माध्यम से प्रताड़ित होते हैं, इन्होंने एक आपका ऐसा ऐप निर्मित किया जिससे आपका ये पता लगाया जा सकता है कि आपका हमारे साथ कोई इंटरनेट पर कोई साइबर बुलिंग तो नहीं कर रहा है, हमारे साथ कोई आपका हमको प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से, ये हमें दोस्तों पता लग जाता है। ठीक है ना। दूसरा जो इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, वो काम किया एक डिवाइस बनाकर जिसे इन्होंने नाम दिया टेथिस डिवाइस। इसके तहत आपका पानी के अंदर का जो शीशा होता है, जो लेड होता है, उसका क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। ये दूसरा काम है। तीसरा काम इन्होंने आपका जो ओपियोइड होता है यानी नशीले पदार्थ की जो लत होती है उसकी समस्याओं से निपटने के लिए इन्होंने प्रौद्योगिकी का क्या किया, प्रयोग किया। तो आपका इन 3 बेहतरीन कामों के लिए इन्हें टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर नामित किया। दोस्तों इससे पहले आपने पर्सन ऑफ द ईयर बहुत बार सुना होगा। ये टाइम मैगजीन ने पहली बार इस किड ऑफ द ईयर को आपका नामित किया है। और आपका पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में आपने सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग को आपका नामित किया था। किसने? टाइम मैगजीन ने। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये 15 वर्षीय भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक है। कहने का मतलब इनके माता पिता आपका भारत के क्या थे, निवासी थे, लेकिन ये अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ रहती हैं? अमेरिका में रहती है। बढ़ते हैं हम लोग आपका अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में पेटा ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अब ध्यान रखिएगा, ये किया गया है आपका जॉन अब्राहम को। किसको किया गया है? जॉन अब्राहम को। ये है भैया भारतीय अभिनेता जॉन अब्राहम, जिन्हें अभी पेटा ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इन्हें क्यों किया गया? होता क्या है दोस्तों, जब आपका लॉकडाउन होता है, ठीक है ना, पूरे भारत में लॉकडाउन होता है, तो देखिए भैया हम तो किसी से भी कह सकते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें भूख लगी है। तो जब सारे के सारे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह बंद हो गए, तो आपका जो रोड पे रहने वाले या आपका स्लम एरियाज़ में रहने वाले, ठीक है ना, गली में रहने वाले जो आपका पेट्स थे, कुत्ते वगैरह थे, उनको दोस्तों आपका खाना मिलना बहुत ही क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो इन्होंने आपका उस समय सभी लोगों से अपील की कि आप उन पेट्स को क्या करिए, यानी खाना दीजिए। तो इन्होंने आपका अपने तरफ से भी कोशिश की और लोगों ने उसके बाद आपका जो है जानवरों को भी, कुत्ते वगैरह को भी क्या किया, खाना खिलाना शुरू किया। तो दोस्तों इसीलिए आपका इनको पेटा ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से आपका नवाजा गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अगर बात करें हम लोग पेटा की, तो ध्यान रखिएगा पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ध्यान रखिएगा आपका इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 को होती है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका वर्जीनिया यूएसए में है, ठीक है ना, वर्जीनिया यूएसए में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो फोकस है वो एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर के लिए, यानी कहने का मतलब जानवरों के अधिकारों और जानवरों के कल्याण के लिए आपका ये संस्था काम करती है पेटा। और जो भी व्यक्ति आपका जो है जानवरों के प्रति हम्बल रहता है और आपका इथिकल रहता है, यानी नैतिक रूप से उनकी सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष आपका जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव
नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है आपका हुसैन इब्राहिम ताहा। किसे नियुक्त किया गया है? हुसैन इब्राहिम ताहा को इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले हमने करंट में इसकी चर्चा की थी। ये एक्चुअली में आपका जो है इस्लामिक सहयोग संगठन इस्लामिक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आपका विदेश मंत्रियों की जो 47वीं बैठक हुई थी वो हुई थी आपका नाइजर में। ये मैंने आपको पहले बताया था। इसकी स्थापना होती है 1969 में। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जेद्दा सऊदी अरबिया में, और आपका इसमें जो मेंबर है वो है आपका 57। और आपका ध्यान रखिएगा ये 2021 में बनेंगे। अभी यूसुफ अहमद अल है, जब आपका 2021 में ये आपका इस्तीफा दे देंगे तो देन आपका इनको क्या बनाया जाएगा, यानी SCO इस्लामिक आपका जो है कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव बनाया जाएगा। तो इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस देश की संसदीय समिति ने गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए चीन को दोषी ठहराया? ये आपका अमेरिका। दोस्तों कुछ दिन पहले यानी मई के महीने में भारत और चाइना की जो सेना है लगभग 15 जून के आसपास में ये झड़प हुई थी। मई से शुरू हुई, फिर 15 जून में जोरदार झड़प हुई। और होता क्या है कि उसमें कुछ सैनिक हमारे भी मारे जाते हैं, और आपका जो कुछ न्यूज़पेपर ने इस तरीके से भी छापा था कि चाइना के भी कुछ आपका जो है सैनिक मारे गए। अब ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली में आपका जो USA है उसने ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं चीन की एक साजिश थी, और उसने ये आधार बताया कि हमने सैटेलाइट इमेज से आपका पता लगाया कि जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी पर चाइना ने कहीं ना कहीं साजिश की। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, ये है आपका अपना भारत, और भारत के जब हम नीचे सीधे आपका जो ऊपर देखते हैं यानी नॉर्थ में देखते हैं तो सबसे ऊपर ये है आपका लद्दाख। इसी लद्दाख में दोस्तों एक सीमा है आपका जिसे हम लोग LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जिसे वर्तमान में आपका जो है चीन और भारत के बीच की सीमा कही जाती है। जैसे पाकिस्तान में आपका जो है LOC है, वैसे ये LAC है, ठीक है ना, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी ठीक क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहीं पर आपका जो है गलवान घाटी है। दूसरे मैप में देखते हैं इसको अच्छे तरीके से, ये है आपका लद्दाख, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बन चुका है, ये आपका यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख और कारगिल आपका इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। होता क्या है, ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है ना, यही है आपका गलवान, ठीक है ना। अब भारत ने अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या किया कि इन क्षेत्रों में आपका जो है अपना जो रोड है उसको विकसित किया। भारत ने दोस्तों एक रोड विकसित किया है इसी आपका गलवान घाटी के बिल्कुल सीध में ऊपर को, ठीक है ना। उस आपका जो है रोड का नाम है दौलत बेग ओल्डी, यानी जो ये काराकोरम है, काराकोरम से लद्दाख को और लेह को जोड़ने के लिए भारत ने यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी नामक आपका क्या बनाया, सड़क बनाया। इससे आपका कहीं ना कहीं जो चाइना है, चाइना को क्या हो गई, दिक्कत हो गई। यानी इस तरीके से है ये आपका जो है, ध्यान से देखिए, ये जो रेड लाइन है ये आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है ना। तो यहीं से आपका लगातार जो चाइना है वो क्या कर रहा था, इंटरफियर बढ़ा था। भारत भी यहाँ पर स्टैंड ऑफ हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से आपका चाइना लगातार बहुत दिन से अपने टेंट वगैरह बनाने लग गया, बेस बनाने लग गया, ठीक है ना। तो ऐसे में भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया इस क्षेत्र में, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इससे पहले आपका गलवान घाटी के कुछ क्षेत्रों पर ही चाइना अपना अधिकार बताता था, लेकिन भैया अब उसने क्या कह दिया कि ये जो पूरा का पूरा गलवान घाटी है वो क्या है, मेरा है, ठीक है ना। तो इसका भारत ने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया, और इस LAC पर भारत गलवान घाटी पर क्या हो गया, एकदम अड़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत लंबे समय तक झड़प हुई, और आपका झड़प में कुछ सैनिक हमारे भी मारे गए, और ये कहा जा रहा है कि उनके भी मारे गए। अब ये चीन ऐसा क्यों कर रहा है, आपका एक सवाल हो सकता है। बसते अभी यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्या है, स्टैंड अप है, यानी दोनों आपका जो है मान गए हैं, लेकिन दोस्तों बीच बीच में ये चलता रहता है। तो आपका जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसे आपका चाइना मानता है, लेकिन भारत इसको नहीं मानता। भारत ने कभी आधिकारिक रूप से कोई आपका समझौता नहीं हुआ भारत
और इसके बीच में। और ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये हमारे अधिकार में नहीं है, इसे हम लोग एक्साई चीन कहते हैं, ठीक है ना। भारत आपका मैकमोहन रेखा को, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसी को मानता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से उधर को आपका एक्साई चीन कहलाता है। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है जहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे आपका एक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जिस पर चाइना का कब्जा है, ठीक है ना। और ये जो हमारे काली थोड़ी सी लाइन दिख रही है, इसे हम लोग आपका LAC कहते हैं। तो यहीं पर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि चाइना इस क्षेत्र को भी अपना बता रहा है, कहने का मतलब गलवान घाटी को, ठीक है ना। जबकि आपका भारत का ये कहना है कि ये मैकमोहन तक हमारा है। तो लंबा विवाद है आपका, 1962 के बाद लगातार विवाद है। चाहे आपका जो है यहाँ सिक्किम में कहें, ईस्टर्न सेक्टर में कहें, अरुणाचल प्रदेश में कहें, चाइना तो ये तक कहता है कि लद्दाख और नेपाल और सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आपका मेरे हैं। कहने का मतलब वो सबको अपना ही बता देता है, ठीक है ना। तो उसकी लगातार कोशिश। अब ऐसा क्यों कर रहा है चाइना, ये आपके मन में सवाल हो सकता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना, पहली बात तो आपका इस समय कोविड-19 की वजह से आपका उसकी जो इमेज है वो पूरे विश्व में बहुत नेगेटिव हो गई है, ठीक है ना। तो वो किसी भी तरीके से कोविड-19 की जो आपका कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो इमेज बनाई गई है पूरे विश्व में कोविड-19 के दौरान, और कोविड-19 का जो जिम्मेदार पूरा का पूरा चाइना को माना जा रहा है, तो उसने आपका उस ध्यान को इस ओर भटकाने के लिए ऐसा काम किया। दूसरा आपका LAC पर भारत क्या कर रहा है, सड़क बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका भारत की जो मजबूती है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है। तो चाइना नहीं चाहता है कि यहाँ पर आपका भारत का क्या बने, प्रभाव बने, ठीक है ना। तो इस वजह से चाइना लगातार आपका कोशिश कर रहा है वो किसी भी तरीके से भारत को क्या करे, अटैक करे। दूसरा चीज़ वो चाहता है कि भारत का ध्यान इन इश्यूज़ पे ज़्यादा आए, ताकि अन्य इश्यूज़ में भारत का डेवलपमेंट क्या हो, कम हो। क्योंकि आपका प्रेजेंट टाइम पर अगर आपका चाइना को कोई यानी कहने का मतलब कंट्रोल कर सकता है तो वो कर सकता है इंडिया। USA भी यही चाहता है कि इंडिया आपका जो हमेशा यानी चाइना के अगेंस्ट हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को लेकर आपका प्रेजेंट टाइम पर बहुत विवाद है, और सीमा विवाद कब तक सुलझेगा ये फिलहाल हम कह नहीं सकते, क्योंकि चीन भी आपका जो है अपना हमेशा उसकी एक नीति रहती है, साम्राज्यवादी की, हड़पो वाली नीति, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका अभी यहाँ पर थोड़ा शांति है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैंगोंग झील पर अभी भी ये नीचे आपका विवाद बना हुआ है, और पैंगोंग झील पर लगातार दोनों के बीच में वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मुद्दे नहीं सुलझ रहे हैं। तो इन पॉइंट को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस। फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।